कोरोना महामारी ने दुनिया भर की इकोनॉमी के साथ साथ भारत को भी हिलाकर रख दिया है। आम जनजीवन से लेकर आर्थिक रफ्तार तक सब पर ब्रेक लगा दिया गया है। जीडीपी ग्रोथ -24% तक गिर गई है। ग्रोथ गिरी तो धंधे चौपट हो गए, कई उद्योग बंद पड़ गए, नौकरियां चली गई। सरकार के सामने इन सभी चुनौतियों से निपटने का बड़ा चैलेंज था। -24 की गिरावट के बाद अब इसे वी शेप रिकवरी कहा जा रहा है। लेकिन क्या ये वी शेप रिकवरी और कैसे ग्रोथ बढ़ाने पर फोकस आज बजट अनलॉक की आखिरी कड़ी में राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव के साथ करेंगे डिकोड। शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तैयारी शुरू हो चुकी है। बजट में इसकी तस्वीर पेश की गई। कोरोना महामारी के बाद वी शेप रिकवरी की तरफ कदम बढ़ चुके हैं। पहले समझिए ये वी शेप रिकवरी है क्या। आसान शब्दों में कहें तो कोरोना की वजह से हम ऊपर से नीचे की तरफ गिरे और वापस नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। नीचे से ऊपर के इस सफर को ही वी शेप रिकवरी कहा गया है। सरकार का अनुमान है कि साल 2021 में इकोनॉमी 11% की दर से भागेगी। वहीं वर्ल्ड बैंक और IMF का मानना है कि भारत की इकोनॉमी की रफ्तार 11.5% रह सकती है। वी शेप रिकवरी का मीनिंग होता है मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सीक्वेंशियल ग्रोथ होती है उसको वी शेप कहा जाता है। जैसे इकोनॉमी हमारी हर क्वार्टर की करीब 50 लाख करोड़ की है, तो 50 लाख करोड़ से कोविड के कारण एकदम नीचे आई, वापस गवर्नमेंट के स्टेप्स के कारण ऊपर बढ़ने लगी। तो ये जो शेप आप देख रहे हैं इसको वी शेप कहते हैं। आर इन अ वी शेप रिकवरी वी हैव ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट वी शेप and now we are getting into the growth phase. वी शेप रिकवरी में सबसे अहम रोल रोजगार का होता है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में पैसा डाल रही है। बजट में 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है। अश्विनी जी, इन आंकड़ों में आम आदमी का भला कहां छुपा है? सबसे बड़ा इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग का ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इस बजट ने एक स्कीम, एक थॉट प्रोसेस के पीछे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। इसीलिए मैंने कहा कि मिडिल क्लासेस, बॉटम ऑफ द पिरामिड, उनके लिए बजट है, क्योंकि इसमें कंप्लीट थ्रस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नॉट इन द कन्वेंशनल सेंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज अ वेरी बैलेंस्ड वे, जिसमें इमीडिएट टर्म भी है, मिड टर्म भी है और लॉन्ग टर्म देश की एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होती रहे, वो सोच है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालने के बाद सरकार का फोकस एरिया कंजम्पशन भी है। कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तभी इकोनॉमी में ग्रोथ की तेजी होगी। हालांकि कोविड के बाद से लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत पैसे की है, लेकिन सरकार पहले इन्वेस्टमेंट साइकिल को दुरुस्त करना चाहती है। अश्विनी जी, सरकार को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा कि लोगों को सीधे हाथ में पैसा नहीं दिया और निवेश पर जोर दे रही है सरकार। नए प्रोजेक्ट्स कैसे आएंगे? नए प्रोजेक्ट्स आएंगे जब डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कैसे बढ़ेगी? डिमांड तब बढ़ेगी जब गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट की साइकिल चालू होगी। आज देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिकली फैक्ट्रीज 65 से लेके 75-80% की कैपेसिटी तक चल रही है। उस लेवल पे कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं डालना चाहता है। तो नए इन्वेस्टमेंट की साइकिल को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट आना बहुत ज़रूरी था। इसलिए आप देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में 5.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इस साल, बजट में है। ये उस साइकिल को री-इग्नाइट करेगा। रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट साइकिल को पूरी तरह आम आदमी से जोड़ा गया है। इसे ऐसे समझिए, सरकार ने न सिर्फ कोविड काल के दौरान बल्कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बजट को तैयार किया है। इसमें छोटे तबके से लेकर बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी ध्यान रखा गया। अश्विनी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेक्टर्स के लिए तो समझ आता है, लेकिन आम आदमी के लिए इसमें क्या है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से वो कैसे कनेक्ट होंगे? What we have done in this budget is, and even before this budget, we have taken a very balanced view. शॉर्ट टर्म में लोगों के हाथ में गरीब कल्याण योजना, लोगों के पास कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए, उसके लिए खाने की व्यवस्था। आपके पास जिन लोगों के जॉब्स चले गए तो उनके लिए एक इंसेंटिव की PF में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर देगी ताकि लोग मिनिमम जॉब लॉस हो
इमीडिएट, ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म थे। मनरेगा में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा एलोकेशन रखा, वो सब इमीडिएट आपको एक इमीडिएट उसका बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ मीडियम टर्म के हिसाब से, राइट, शॉर्ट टर्म देखा आपने, मीडियम टर्म देखते हैं। पीएलआई स्कीम में 10 चैम्पियन सेक्टर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं बनेगी तभी जाके जॉब मिलेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किस तरह से बढ़ावा मिले और वो भी रिज़ल्ट उसके जल्दी से जल्दी आए, और वो भी एक ऐसे सेक्टर्स में जिनमें पता है कि अगले 20 साल तक अपने को बेनिफिट मिलने वाला देश को, तो पीएलआई का बनाया गया, जिससे ऑलरेडी फैक्ट्रीज बनने लग गई हैं, प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए हैं। तीसरा जो कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का और जॉब बढ़ाने का, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा में भी लकीली ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 20 years our country has come to a level, there is a whole ecosystem of very good contracting companies, there is a whole ecosystem of very good professionals who understand project finance, there is a very good ecosystem of people who are able to actually execute in the field. आज हाईवे का अगर देखते हो आप, तो the kind of highways that are getting constructed, आप रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन देखते हो, आज़ादी के बाद से इतना इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ जितना पिछले 5 साल में हुआ। So that kind of ecosystem is developed. Our engineers are very capable, our project managers are capable, so things are moving in that direction. So even infra is not something which is far away as many critics are saying, right? Infra is here and now. It is always spread over a time frame of 3 years, 3 to 4 years. बट उसका जो बेनिफिट मिलना होता है वो बेनिफिट फर्स्ट ईयर से मिलना चालू हो जाता है। 10 चुनिंदा सेक्टर्स के लिए स्कीम का ऐलान किया गया। अश्विनी जी, इस पीएलआई स्कीम से किसे फायदा होगा? पीएलआई का सबसे बड़ा फोकस आप देखना, इसका नेम इटसेल्फ सेज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, राइट। तो पहली बार हमने प्रोडक्शन पे फोकस किया है, तो आज देखो आप, कभी 5 साल 6 साल पहले वी कुड नॉट इवन थिंक इंडिया में मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, ऐसा ही सोचते थे ये तो हमेशा बाहर से ही आएगा, लेकिन आज हम सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो गए मोबाइल फ़ोन के। इसी तरह से स्पेशलिटी स्टील के, फार्मास्यूटिकल्स में जो मिसिंग चेन था एपीआईज़ का, वो एपीआईज़ की चेन स्टार्ट हो रही है। ये सब जो 10 चैम्पियन सेक्टर्स चुने गए हैं, पहली बात एम्प्लॉयमेंट, दूसरा लॉन्ग टर्म इंडिया की इकोनॉमी पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और तीसरा हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ती है। इसी पीएलआई का नतीजा है कि आज खबरों में आपने सुना होगा, अमेज़न चेन्नई में नया फायर टीवी स्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रहा है। एप्पल पहले से ही फोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रहा है। सैमसंग का भी बड़ा प्लांट है। यही वजह है कि इन सभी सेक्टर्स में ग्रोथ की संभावना है, और यही नजर आ रहा है एफएमसीजी के जो आंकड़े आए हैं। दिसंबर में सेक्टर की ग्रोथ 7.3% रही है। अश्विनी जी, ऐसे में जीडीपी ग्रोथ को कितना सपोर्ट मिल रहा है, और फिर वही आम आदमी को इसे कैसे समझना चाहिए? आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में जीडीपी का नंबर हम सबको जानना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हर बच्चे को क्लास में 8th क्लास तक हर बच्चे को जानना चाहिए। एकदम सरल भाषा में समझिए, इकोनॉमी ही एक रेल की तरह, ट्रेन की तरह, उस ट्रेन के 4 इंजन से 1 2 3 4। जीडीपी इन चारों इंजन का जितना पावर है उसका प्लस है, उसका टोटल है, उसका सम है। तो पहला इंजन है कंजम्पशन, दूसरा इंजन है इन्वेस्टमेंट, तीसरा इंजन है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, चौथा है नेट एक्सपोर्ट्स। ये 4 इंजन्स हैं। इन चारों इंजन्स का जो टोटल होता है वो जीडीपी होती है। क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? इन चारों के चारों इंजन्स की पावर अगर क्षमता बनी रहेगी, पावर बना रहेगा, तो ट्रेन चलेगी, नहीं तो ट्रेन चलेगी नहीं। जब ट्रेन नहीं चलेगी तो हम कहाँ पहुँचेंगे? हमारे पास रोज़गार के साधन कहाँ से आएंगे? एम्प्लॉयमेंट की इलास्टिसिटी, यानी अगर जीडीपी बढ़ी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जीडीपी कम हुई तो एम्प्लॉयमेंट कम होता है। एम्प्लॉयमेंट की इलास्टिसिटी जो कि हम, आप और मेरे लिए, दोनों के लिए हमेशा, हर नागरिक के लिए हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि रोज़गार के साधन है कि नहीं। इसीलिए ग्रोथ, जीडीपी में ग्रोथ को हमको सबको समझना ज़रूरी है। ये पहला जीडीपी वाला पॉइंट था। दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट। सीधी सी बात है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में मोटा मोटी जो गैप है उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। जब भी कोई
इकोनॉमी में, चाहे कंपनी हो, चाहे हाउस होल्ड हो, चाहे गवर्नमेंट हो, जब भी इन्वेस्टमेंट करना होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल चाहिए होता है। कैपिटल कहाँ से आता है? एक तो आपने जो इनकम की, जो आपने पैसा बचाया उस इनकम से, उसकी सेविंग से आता है। दूसरा, आपने कहीं से बोरो किया। तो फिस्कल डेफिसिट इज़, अगर आई एम नॉट गेटिंग इनटू द टेक्निकल जार्गन, बेसिकली आपने जो बोरो किया वो आपका फिस्कल डेफिसिट है, मोटा मोटी, राइट। तो फिस्कल डेफिसिट का इसमें इतना सा मीनिंग है कि क्या हम वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं जिस रिस्क से हमारी ये जीडीपी की ट्रेन तेज़ी से चलने लगेगी। तो दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट। व्हाट गवर्नमेंट इज़ डन इन दिस बजट इज़, उन्होंने रिस्क ली है, बोल्डनेस दिखाई है, आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति दिखाई है, और उस आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति का क्वालिटी पे बहुत फोकस रखा है। कैसे क्वालिटी पे फोकस रखा है? कई देश ऐसे हैं जिन्होंने फिस्कल डेफिसिट यानी बोरोइंग करके उसको वेस्ट कर दिया, कंजम्पशन में डाल दिया, ऐसे ही खर्च कर दिया। लेकिन इस गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, तीनों के तीनों पॉइंट्स पे फोकस करके, जिससे कि देश को कभी बोझे में नहीं पड़ना है। वैसे नेक्स्ट जनरेशन शुड नॉट बी पेइंग फॉर माई डेट्स। तो इकोनॉमी में वी शेप रिकवरी आ रही है और आपके लिए रोजगार के मौके खुल रहे हैं। रिटेल निवेशकों का ध्यान रखा जा रहा है, आपके पैसे को सुरक्षित बनाने की भी तैयारी है। इतना सब कुछ इस बजट से निकला। उम्मीद है बजट अनलॉक की सीरीज आपको पसंद आई होगी। इस सीरीज का पूरा वीडियो एक साथ देखने के लिए money9.com और tv9hindi.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।